अगर किसी देश को तरक्की करनी हो तो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बल्कि रिसोर्सेज भी ज़रूरी होते हैं। लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं और इंडिया उसका इस्तेमाल कैसे करता है, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का अपना चैनल और आप सबका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 हो, हर चीज़ में ये चैनल आपका पूरा हेल्प करेगा। तो फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो लोग जुड़े नहीं हैं अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग जुड़ जाएं। क्लास 10th में हो आपके लिए तो प्रॉपर है, ठीक है। जो लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 11 12 में, उनको गाइडेंस मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मीडियम से रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, आप फ्री है, जब भी हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में। चलो स्टार्ट करें। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी बहुत वीडियोज़ आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ज्योग्राफी। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर किए। हम लोग आज ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के 3 चैप्टर करेंगे, देन फिर हिस्ट्री, देन पॉलिटिकल। 3 चैप्टर करेंगे ताकि आगे जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें आपको पूरा हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके चलिए, ये पार्ट 1 है क्योंकि रिसोर्सेस बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और हाँ, हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो SCERT बिहार बोर्ड की ऑफिशियल बुक, ऑफिशियल डाटा, सारी चीज़ें। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करके पढ़ाया जा रहा है, बट यहाँ जितना पढ़ाया जाएगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं रहेंगे, जो एग्जाम में आएगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आसानी से समझते हैं। उससे पहले ये आपके सिलेबस है। ज्योग्राफी में 2 बुक आता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। ओके तो इसमें क्या होता है, पार्ट A की बात करें, इसमें पूरा ये है। पार्ट B को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। सिर्फ 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पूरे सिलेबस से। 6 नंबर के सब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव 3-4, मतलब ओवरऑल ले लो तो 10 से 12 नंबर का ये पूरा पोर्शन कवर करता है। तो टेंशन मतलब ये हम लोग 2 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे पूरा सिलेबस आपका पार्ट B का, ठीक है। आ जाओ, मेन इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो रिसोर्सेस, चैप्टर नंबर 1 126 पेजेस का है। 126, बहुत किसी ने मुझे फ़ोन किया था, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि आप ये SCERT लाइन बाय लाइन पढ़िए। तो 126 पढ़ाने में टाइम देख रहे हो कितना लगेगा, और बहुत सारी चीज़ इधर उधर की चीज़ें काम की हैं, बट जो आपके काम की है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आज चीज़ें बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। अपने पास पेन पेपर लेके बैठिए क्योंकि ज्योग्राफी में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स जो जो बताएंगे वो इंपॉर्टेंट्स है, तो आपको लेके बैठना होगा। नोट्स नहीं बनाना, मत बनाओ नोट्स, लेकिन जो चीज़ बोले कि इसको लिख लो एटलीस्ट, तो वो लिख लो, ठीक है। उसका तुमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है साइड में रखो, ठीक। चैप्टर 2 एग्रीकल्चर, 15 से 20 मिनट मुझे लगेंगे, पूरा एग्रीकल्चर चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 30 मिनट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ट्रेड ये 20-20 मिनट करके 1 घंटा लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन बिहार वाला ये चैप्टर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पार्ट वाइज आएंगे। बाकी ये तो 10 से 15 मिनट का ये वाला लेक्चर, उससे पूरा आपका ज्योग्राफी पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पार्ट A की बात करें, पार्ट 1 की बात करें, यानी चैप्टर 1, इसको थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इंडिया रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। देन इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड पावर रिसोर्सेज। बिहार वाले की बात करें तो मिनरल एंड एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये पार्ट, ठीक है, ये वाला, एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देन उसके बाद सेकेंड वीडियोज़ में हम लोग पूरा, अगर टाइम अच्छे से हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो आप लोग बता दीजिएगा, या तो उसको हम लोग पार्ट वाइज कर लेंगे 2-2 करके, या फिर एक में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें। हाँ, और देखो NCERT में ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, है ना, लेकिन SCERT में अलग है और डाटा बहुत अलग है, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा बिहार की चीज़ें कंटेंट एडेड है, तो सारी चीज़ें तो मैं बताते रहेंगे, एक बार देख लेना, है ना। सारे नोट्स वगैरह ऑलरेडी तो मालूम है, हम क्रैकर बैच इस साल आ चुका, फटाफट से आप जा करके इस नंबर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। 399 में आपको मिल जाएगा, साथ में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक फ्री मिल जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक बोर्ड बूस्टर से मिलता है, वो आपको इसी में मिल जाएगा। डिकोड सीरीज, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट सीरीज, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगा, माइंड मैप्स वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अभी भी टाइम है, फटाफट से नंबर पर मैसेज कर लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अपलोडेड मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, है ना। ओके, सबसे पहले आता है रिसोर्स।
रिसोर्सेस क्या है, ये आपका डेफिनेशन है। जहाँ बोलूँगा डेफिनेशन तो मैं नोट्स नहीं बनाना मत बनाओ, जहाँ बोल दे कि ये डेफिनेशन है, इसको कहीं पॉइंट में लिख लो तो लिख लो, वहाँ 2 नंबर लिख देना, बाद में कभी गूगल कर लेना, खुद से कर लेना, अगर ये लिखना है तो ये लिख लेना, ठीक है। रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये आपका डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर के लिए, और ये अकेले 30 मार्क्स कवर करता है आपका। 25 ले लो, ठीक है, अगर तुमको ज़्यादा बोल रहे हैं तो 25 से ले लो, या चलो हाँ 25 से लेकर के 30 मार्क्स ये आपका कवर करता है ये चैप्टर, सिंगल चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज है। आ जाओ तो देखते हैं इसको, रिसोर्सेस से क्या समझते हैं। देखो, ऑल थिंग्स, resources are all things available in the environment that help meet human needs and we have the technology to create। तुम्हारे आसपास जितने भी चीज़ें दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ें जिसका तुम यूज़ कर रहे हो, जो तुम्हारे यूज़ में आए, उसको हम लोग बोल देंगे रिसोर्सेस। यहाँ देखो ना, बुलेट पॉइंट लिख के रखें कि ऑल द थिंग्स दैट कम इन यूज़ आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जितने भी चीज़ें, मोबाइल है, फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन एक ही है, ठीक है, लैपटॉप है, मतलब तुम्हारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं जो यूज़ के में हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस 2 हो सकते हैं, 2 फॉर्म में, एक या तो फिजिकल फॉर्म में जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल फॉर्म में जैसे वेजिटेशन, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछेगा कि रिसोर्सेस कैन बोथ, ठीक है, रिसोर्सेस कैन बी डैश, ऑप्शन है फिजिकल, बायोलॉजिकल या फिर बोथ, है ना। इस टाइप से आपको चीज़ें दिया जा सकता है ना, तो इस तरीके से आपको एक आध क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप रिसोर्सेज का डेफिनेशन रखें, जितने भी चीज़ है जो हमारे यूज़ में आए, हमारे वांट्स को फुलफिल करे, नीड्स को फुलफिल करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे, मतलब साधन बोलेंगे, ठीक है। ओके, स्कूल जाना है, बस है, ठीक है, आपका पाँव है, ठीक, तो ओके आ जाओ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ज़िमरमैन एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने बेसिकली डेफिनेशन दिया किसका, रिसोर्सेस का। तो रिसोर्सेस डोंट एग्जिस्ट, दे आर क्रिएटेड। देखो, उनका कहना यह है कि रिसोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। किसके मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, है ना, नॉलेज की मदद से। जैसे ये तो कभी देखे हो, कुछ कोई चीज़ पढ़ा रहता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तुमने देखा होगा, है ना, फिर तुम उसको इंजीनियरिंग करते हो, अपना दिमाग लगाते हो, कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ में लेके आ जाते हो, तो वो चीज़ क्या हो गया तुम्हारा, रिसोर्सेस में। जैसे गोल्ड कहीं ना कहीं नीचे था, है ना, फिर तुम उसको यूज़ किया, ऐसे डायरेक्टली थोड़ा ना गोल्ड मिल रहा है तुमको। मोबाइल फ़ोन, क्या क्या चीज़ें ऐड करके बनाया गया, है ना, तो देख रहे हो, यानी ऐसे हर चीज़ रिसोर्सेस नहीं, ठीक है, जो तुम्हारा काम आए। एक तो पहला हो गया, इनका कहना ये था कि रिसोर्सेस ऐसे ही नहीं अवेलेबल होता है, बेसिकली हम लोग उसको क्रिएट करते हैं, ठीक, इनके अकॉर्डिंग ज़िमरमैन। ये आपका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, ठीक है। ओके, तो आप ये डेफिनेशन लिखने के बाद इनका नाम लिख लेगा, तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी पे, ठीक है। ओके, रिसोर्सेस आर सोशियो इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ कंट्री, या फिर किसी भी कंट्री, एनी कंट्री लिख सकते हो। तो ये पॉइंट याद रखना बस कि क्या होता है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का। रिसोर्सेस का डेफिनेशन, ज़िमरमैन, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, 3 पॉइंट, बस 3 चीज़ याद रखो, कुछ याद मत रखो एक्स्ट्रा इधर उधर, ठीक। आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जैसे जैसे बताएंगे कॉपी में नोट डाउन करो, अगर तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है तो जैसे जैसे बता रहे वो चीज़ लिखो। आ जाओ, सबसे पहले लिख दो कॉपी में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस पे, है ना, किसके बेसिस पे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, या सब्जेक्टिव में ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन रिसोर्सेज का कितने क्लासिफिकेशन है, बेसिस पूछ लेगा, ठीक है, याद रखना बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा ऑरिजिन के बेसिस पे 2, बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है। ओके, चलो, बायोटिक जिसमें जान होते है, एबायोटिक जिसमें जान नहीं होते हैं, ठीक। ओके, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, यूज़ के बेसिस पे बेसिकली रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। ओके, जैसे सन हो गया, एयर, वाटर, ये सारे क्या है आपके नेचुरल, रिन्यूएबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ध्यान से देखो, बेस ऑरिजिन के बेसिस पे 2 है, क्या, बायोटिक, एबायोटिक, डेफिनेशन छोड़ो आगे आएगा। यूटिलिटी के बेस पे 2 है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ऑनरशिप के बेसिस पे कितने, 4 है, इंपॉर्टेंट है, लिख क्यों रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। आपको लिखना है, या तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि आप बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हाउ मेनी टाइप ऑफ रिसोर्स है, तो 4,
दिमाग में आ रहा है ना? हाँ, तो डेवलपमेंट या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने हैं? 4 है, पोटेंशियल, डेवलप एंड स्टॉक एंड रिजर्व। और किस किस बेसिस? इधर भूल जाओ, इधर अभी रहने दो, बाद में देखना, यहाँ तुम पहले समझ लो, क्योंकि खेल इसी के अंदर होने वाला है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। आपसे ये पूछेंगे कि बायोटिक किसके अंदर आता है, किसके बेसिस पे डिवाइड किया था? ओरिजिन। उल्टा बस पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं, कि ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एबायोटिक, इतना क्लियर है। बट तुमसे अब क्या पूछ सकते हैं कि एबायोटिक किसके अंदर आता है, बायोटिक किस में आता है? तो ओरिजिन वाला में। ठीक है, ओके, चलो। इस तरीके से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यूटिलिटी के बेस पे हो सकता है सब्जेक्टिव में भी दे दे कि आप रिसोर्सेज का डेफिनेशन लिखिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर में देना हो तो ऐसे बोलेगा, डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन। अगर सिर्फ क्लासिफिकेशन बोले तब आप ये सब लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर बोल दे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, या ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तब आप इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। तो यानी इस हिसाब से भी क्वेश्चन सेट हो सकता है, या फिर तुमसे इस हिसाब से क्वेश्चन, सारे पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे है, ऑब्जेक्टिव दे देगा 1 2 3, रिजर्व हटा के हो सकता है तुमके क्या दे देगा, रिन्यूअल दे दे, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है जो बेसिकली स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे बेस्ड नहीं है, कौन सा ये क्लासिफिकेशन। तो तुम्हें समझ में आएगा कि रिन्यूएबल तो यूटिलिटी के बेसिस पे, डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे तो नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सारे पॉसिबिलिटीज दिमाग में घुस गया कि हाँ किस किस हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। तो इन बातों को बस तुम ख्याल रखना, क्योंकि ये पोर्शन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके बेसिस पे, क्या बेसिस पे। ठीक है, ओके। ये एग्जाम्पल अभी छोड़ दो, एग्जाम्पल क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, जो एग्जाम्पल याद करने बोलेंगे उसको कर लेना, इसको पढ़ने का मन है पढ़ लेना, क्योंकि आगे हम तो ऑलरेडी लिख के लेके आए हैं। उससे पहले थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं। ऑलरेडी तो मालूम है रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ह्यूमन में स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, रिन्यूएबल में अलग अलग चीज़, एक होता है कंटिन्यूस, ठीक है, फ्लो या फिर फ्लो करते रहते, जैसे विंड हो गया। बायोलॉजिकल में 2, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल में या तो रिसाइकेबल होता है या फिर नॉन रिसाइकेबल। ठीक है, तो यहाँ से तुमसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक, आ जाओ, यहाँ से तुमको चीज़ें जो दिमाग में रखना है। अगर तुमसे सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, अगर तुमको डिफाइन करने बोलते ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स को क्लासीफाई कीजिए, तो 2, पहला बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। ठीक है, जो बेसिकली जो रिसोर्स ऑब्टेन करते फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव द इंडिकेटर इन द पर्सन लाइफ। ठीक है, लाइफ पर्सन जिसे पाया जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, फिश, एनिमल, अदर लिविंग, जितने भी लिविंग थिंग है। ठीक है, ओके। एक चीज़ बता रहे, तुमसे ये पूछेगा कि बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ लिखेगा जिसमें लाइफ प्रेजेंट होता है, ऑप्शन में रहेगा लाइफ प्रेजेंट, या फिर ऐसा पूछेगा कि इनमें से जिसमें लाइफ प्रेजेंट होता है उसको कौन सा रिसोर्सेज बोलते हैं, बायोटिक। ठीक है, ओके, समझ में ये पॉइंट हाईलाइट किए, तो ऐसे नहीं फालतू का हाईलाइट नहीं किया, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं। तो बायोटिक जिसमें जीवन पाया जाता है, जान पाया जाता है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा जान तो कोई और है, अपना जान अपने पास रखो एग्जाम तक, मतलब वो जान नहीं, समझ लो कौन जान की बात करें। हाँ, एबायोटिक की बात करें, अबायोटिक की बात करें, कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग, है ना, जैसे तुम्हारा रॉक, मेटल, मिनरल, जो नॉन लिविंग थिंग है ना। कभी कभी तुमसे क्या पूछ देगा पता है, अच्छा आगे टॉपिक है, डिफरेंस के तौर पे पूछ देगा कि बायोटिक एबायोटिक में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस में कुछ नहीं करना है, एक डिब्बा बना देना है, नाश्ता नहीं सजाना है, इधर बायोटिक इधर एबायोटिक, बस 1-2 पॉइंट इसके सामने सामने लिख दो, विद एग्जांपल आपके 2 नंबर रेडी। ठीक है, ओके। डिफरेंस वाला हमेशा टेबल में लिखना। अच्छा, यूटिलिटी की बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में पता है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे तुमसे पूछ देगा कि 2 एग्जाम्पल लिख दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, और वो 2 नंबर का होता है, मजाक नहीं कर रहे, 2 नंबर का सिर्फ तुमको 2 एग्जाम्पल लिखने देता है। कभी कभी नॉन रिन्यूएबल पूछेगा, 2 एग्जाम्पल रिन्यूएबल, 2 एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल, भैया लिख दो, आपको हम 2 नंबर दे देंगे। तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल, ऐसा रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है ना, ओके, बहुत फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। और ये जो हमने एग्जाम्पल जो पॉइंट किया ना अंडरलाइन, बिहार बोर्ड यही पूछता है। ठीक है, ऑलरेडी तुम्हें मालूम है कि हाँ कौन सा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बट बिहार बोर्ड इतना भी कष्ट नहीं करता है कि दूसरा एग्जाम्पल ले, है ना। तो तुम्हारे लिए इसलिए मैंने जो एज इट इज़ बुक में था, आपके बुक SCERT, वही लिखा, क्योंकि बिहार बोर्ड को ज़्यादा पसंद है SCERT। ठीक है, जब उसको पसंद है तो हमें भी पसंद आना चाहिए। आ जाओ, फिर आते हैं क्या, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है,
ये रिसोर्सेस का फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, लंबा टाइम लगता है बनने में, जैसे ज़मीन का बनना, सॉइल का बनना, है ना। ओके, ये रिसाइकल नहीं होता है इसीलिए, ठीक है। जब एक बार ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म ही हो जाता है, जैसे पेट्रोल, है ना। ओके, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बन जाएगा 2 दिन बाद, नहीं ना, टाइम लगता है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल का हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल एक ही है क्या, बिहार बोर्ड यही पूछता, हाँ जी 99.9% आपसे पूछ देगा कि फॉसिल फ्यूल किसका एग्जाम्पल है, तो रिन्यूएबल, सॉरी नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ओके, आपसे ये पूछ देगा, इसमें पता है क्या क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है, तो फॉसिल फ्यूल लिखा रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में कोई ना कोई रहेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बस, जो तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, कर लो बस, ठीक है। नहीं पढ़ने का मन करता तब ठीक है, बाद में पढ़ लेना, बट जो बता रहे हैं बस उसको पढ़ो, ठीक है। चलो, पढ़ने को तो पूरा समंदर है, पूरा बुक है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं एक बार ध्यान से सुन लो। अब आ जाओ, किसके बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे 4 होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। समझो सिंपल सा, इंडिविजुअल मतलब सिंगल हो भाई साहब, मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, अपना अपना रहेगा, ठीक है। अंडर ओन ऑनरशिप, ठीक है, अपना ऑनरशिप रहेगा, ठीक है। अंडर द ऑनरशिप ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क के सब पर्टिकुलर, ठीक है। ओके, चलो, और उसको बेसिकली रेवेन्यू वगैरह देते हैं गवर्नमेंट वगैरह को, ठीक है। ज़मीन वगैरह खरीदते हो, किसी ना किसी से खरीदी ही होगी। कम्युनिटी जो पूरा एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, चाहे वो टेम्पल हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ठीक है, जो पूरा एक कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी पार्क हो, पाउंड हो, ये सारे क्या हो गए आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डेफिनेशन तो तुम लोग लिख ही लोगे, है ना। और बहुत लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आता है, तो अपने लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, है ना। ओके, तुम लोगों को लिखना ही नहीं आता, प्रॉब्लम लैंग्वेज ही नहीं आता, तो क्या करेंगे, तो तुमको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ लिखा हुआ इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तुम उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हिंदी वाले वर्ड को थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, देन फिर तुमको मिल जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ओके, नेशनल रिसोर्सेज, ऐसा रिसोर्सेज जो बिलोंग करता है कंट्री को, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको यूज़ करता है, ठीक है, पीपल के लिए, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, मिनरल हो गया, रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये सब किस में आता है आपका नेशनल रिसोर्सेज। लेकिन आप एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आपसे पूछ देगा कि कम्युनिटी रिसोर्सेज के कौन से एग्जाम्पल है, हो सकता है इसमें से कोई 2 उठा के पूछ दे कि नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्स को डिफाइन करो, ठीक है। नेशनल मतलब अपना नेशन का, इंटरनेशनल मतलब ऐसा रिसोर्सेज दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, किसी कंट्री का नहीं होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, यूज़ करता है, कंट्रोल एंड यूज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेनिफिट ऑल कंट्री, यहाँ से सभी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जैसे ओशन बियॉन्ड नेशनल लिमिट, एक लिमिट होता है कि हमारा इतना है, ठीक है। जैसे एयर स्पेस, अब कोई कंट्री जाकर बोलेगा मेरा एयर स्पेस है, कोई नहीं आएगा, है ना। ठीक है, अब हम ओशंस, ठीक, ओके, जैसे आपका अंटार्कटिका, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, जैसे ओशन वगैरह, स्पेसशिप वगैरह हो गया, ठीक है, एयर स्पेस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंटरनेशनल, नेशनल, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, आपसे यहाँ पे डिफरेंस वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, स्टॉक रिसोर्सेज एंड क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस टाइप वाला डिफरेंट खेलेगा। ओके, चलो, अभी जैसे टाइम देख लो 6 बजने वाला है, 6 बजने वाला है, और मैं सुबह से बस कंप्यूटर में लगा था, नोट्स रेडी था, बट वो नोट्स से पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि और थोड़ा अपडेट कर सकते हैं और थोड़ा अच्छे बना सकते हैं, तो फिर वापस से मैंने 2 बजे के बाद बैठा, फिर 5:30 बजे तक कंप्लीट हुआ, फिर बाकी थंबनेल वगैरह बनाते बनाते 6 बज गया, मतलब अभी मतलब 5:30 बजे के बाद फिर क्लास रिकॉर्ड करने बैठा, तो बहुत दिमाग लगता है, तो इसलिए जो चीज़ बता रहे कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ ये ब्रांड नहीं है कुछ, ठीक है, इसका कुछ नाम पता नहीं है तो इसको क्या ही फॉलो करें, ठीक है, बन जाएगा ब्रांड, क्यों टेंशन कर रहे हैं। आ जाओ, पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, ठीक है। सच रिसोर्सेज विच फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, ऐसा रिसोर्स जो कोई पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ है कि उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर लेंगे, बट अभी हम लोग उसको यूटिलाइज़ नहीं किए, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, अभी नहीं किए। पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है कि आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो, लेकिन नहीं, क्यों करना, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, कौन लिखेगा इतना, आप में पोटेंशियल है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे जैसे मतलब लिखे तो कुछ इंपॉर्टेंट है, राजस्थान और गुजरात के पास ह्यूज पोटेंशियल है क्या, विंड एंड सोलर एनर्जी जनरेट करने का। अच्छा, ये बात है, हाँ जी बिल्कुल ये बात है, याद रखिएगा, आपसे पूछ देता है कि
कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये राजस्थान गुजरात के पास क्या पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। तो राजस्थान के पास सोलर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। राजस्थान क्या होता है, रेगिस्तान में, मतलब राजस्थान में रेगिस्तान एक ही बात है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, माफ़ करना, ठीक, ओके। सोलर एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ऐसे याद रखो वहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो ऐसे याद रख सकते हो, है ना। गुजरात ये जो जगह में यहाँ पे आपका विंड और आपका सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट अच्छे खासे होंगे, लेकिन इस रिसोर्सेज को अभी डेवलप प्रॉपरली नहीं किया गया। हालांकि उसमें पोटेंशियल है, अगर वो चीज़ चला दोगे तो काम कर जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तुमने अगर साइंस वगैरह पढ़ा है, हालांकि ये लास्ट चैप्टर में आता है, ठीक है। साइंस ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो तुमने कंट्री ऑफ विंड किसको बोला जाता है, एक बार कमेंट सेक्शन कर देना, ठीक है, कंट्री ऑफ विंड, ताकि पता चले। अगर तुम लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, वरना कमेंट कर सकते हो। दूसरा नंबर में आता है डेवलपमेंट रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज हुज क्वालिटी क्वांटिटी हम लोग डिटरमाइन कर चुके सर्वे के बाद, कि हमें मालूम है कि यहाँ पे इतना टन सोना मिलता है, इतना टन चांदी मिलता है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, यानी ऐसा रिसोर्सेज जो ऑलरेडी उसका क्वालिटी क्वांटिटी दोनों जानते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डेवलपमेंट रिसोर्सेज। क्लियर है। अच्छा, स्टॉक रिसोर्सेज, एक काम करो जल्दी जल्दी रख लो, ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे आ जाओ। स्टॉक, these resources are available in the environment and have capability to satisfy human need, but due to the absence of desired technology exploration, their resources are viewed only the form of stock resources। देखो, स्टॉक में रिसोर्सेज में ऐसा कर सकते हो, जैसे तुमको मालूम है कि H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाएगा, हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि राजस्थान में एक लगा दिया जाए, पानी बनाया जाए जहाँ पानी का जरूरी है, ठीक है। उतना टेक्नोलॉजी नहीं आया है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिजायर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक, या फिर उसको हम लोग उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है। मालूम है अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, कैपेबिलिटी है हम लोग को नीड्स को फुलफिल करें, लेकिन टेक्नोलॉजी ही नहीं है वो उतना, ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं क्या, रिजर्व, ठीक है। अच्छा, रिजर्व करके रख लो, एक ही स्टॉक हम लोग नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्टॉक रिसोर्स का ही टाइप है रिजर्व। वैसे हम लोग रिजर्व करके रख लेते हैं, जैसे सीट कहीं जा रहे हैं, ये मेरा आदमी गया हुआ बाहर, ठीक है, उसका सीट है, तो ही वाला चीज़ है ना, ओके। दीज रिसोर्सेज आर पार्ट ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज। बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, सब टेक्निकल चीज़ें या जो भी चीज़ें सब जानते हैं, लेकिन उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बोलने कि भाई साहब इसको आगे के दिन के लिए बचा के रखते हैं, मैंने बेसिकली बचाए रखना, ठीक। कोई भी चीज़ है जो कुछ खरीद लेते हो, स्टॉक करके रख लेते हो, स्टॉक वर्ड मतलब ये रिजर्व, ठीक है, एक ही टाइप है, ठीक है। ये वाले स्टॉक में तुम ये कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए रिजर्व करके रख लिया आगे यूज़ के लिए, ठीक है, ओके। ये डू यू नो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर देके जाएगा। क्या है कि अंडर सम पॉलिटिकल बाउंड्री लैंड, मिनरल, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, ये सब आता है, एंड ओशियनिक लाइफ। लेकिन इसमें एक पूछता है कि जो नेशनल प्रॉपर्टी, मेन ध्यान यहाँ दो कि कितने किलोमीटर तक, अप टू कितने किलोमीटर तक ओशन एरिया नेशनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपसे पूछेगा कि नेशनल प्रॉपर्टी मतलब हमारे जैसे इंडिया है, इसका प्रॉपर्टी की बात करें, ओशन में कितना किलोमीटर तक आता है, तो 200 किलोमीटर। बस ये 200 याद कराने के लिए मैं इतना कुछ तामझाम तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बस तुम 200 याद रखो कि हाँ 200 किलोमीटर तक तो हमारा क्या होता है, ओशन प्रॉपर्टी के अंदर आता है, मतलब नेशनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो 200 याद आएगा, हाँ जी, आ जाओ। उसके बाद अप टू 20 किलोमीटर, ठीक है, ये भी तुमको समझ में आ गया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अच्छा, ये तटीय इलाका, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्पेशल या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। आगे चैप्टर नंबर ट्रांसपोर्टेशन वाला जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स के बारे में जानोगे, ठीक है, ओके। कांडला, गुजरात, ये सारी चीज़ें, ठीक है, दोनों में सेम है। अगर ओशियन एरिया की बात करें नेशनल प्रॉपर्टी के अंदर रहता है तो 200, ठीक है। अगर तुमसे कोस्ट लाइन एरिया, ठीक है, यानी तटीय इलाका जो इधर है ना, कोनवा सभी साइड जिसको बोल सकते हो, ये मैप है, ये कोना कोना साइड, आगे मैप भी मैंने लेके आए, ठीक है, ये तटीय इलाका, आ जाओ 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 जाओ, ये वाला इलाका की बात करें, ये सब इलाका की बात करें, ठीक है, समुद्री इलाका जिसको तुम लोग नॉर्मली बोल सकते हो, ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं। आ जाओ, कहाँ गया, हाँ, तो उसको कितने किलोमीटर तक रहता है, 20 किलोमीटर। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग SEZ के नाम से जानते हैं, ठीक, ओके। बस इतना पॉइंट याद रखो, ठीक है। या फिर तुम इतना पॉइंट याद रखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑल्सो नोन एज, पूछ देगा तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ध्यान रहे, पॉइंट याद रखो, ऐसे पूछ देगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑल्सो नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, समझ में आ गया है ना,
क्लियर, कितना किलोमीटर तक रहेगा आपका कोस्ट लाइन एरिया? 20 किलोमीटर, ओशियनिक एरिया 20 किलोमीटर, बस 2 पॉइंट याद रहेगा। अब आ जाओ तीसरा, मॉडर्न सोलर एनर्जी। देखो मॉडर्न सोलर एनर्जी प्लांट बहुत लार्ज स्केल में इंस्टॉल किया गया, कहाँ पूछ देगा, या तो गुजरात ऑप्शन में देगा, बिहार बोर्ड हर बार गुजरात गुजरात देकर थक गया, बट जगह नहीं दिया तो हो सकता है तुमको जगह भी दे दे, भुज ऑफ गुजरात, या फिर गुजरात दे दे ऑप्शन में तो ठीक है, या फिर जगह का नाम ही दे दे तो लोग गुजरात याद करके, या फिर जो लोग पीवाई को रटते हैं ना, अलग अलग पब्लिकेशन के पास पीवाई को रट लिए है ना, मॉडर्न सोलर एनर्जी गुजरात, मॉडर्न सोलर एनर्जी गुजरात, अगर ऑप्शन में भुज आ गया तो भाई सब खत्म कहानी है ना। तो ऑप्शन तुम्हें मालूम चल गया कि गुजरात में ही आपका भुज है, ठीक है, ओके समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट बस याद रखो, भुज गुजरात सोलर एनर्जी, काम खत्म। वहाँ से क्या आया था कि हाँ सोलर एनर्जी पोटेंशियल तो है राजस्थान के पास, विंड एनर्जी का भी है गुजरात के पास, है ना, इस हिसाब से आपका आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग, है ना, क्या समझते हो? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में आएंगे, है ना। तो लॉजिक वाला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किताबिश वाला आएगा, लॉजिक वाला। जैसे पानी बचाने के तुम नियम बताओ, पानी को किस तरीके से बचाओगे, है ना। बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस में भी पूछता है ना। जैसे साइंस में ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, आप लोग अगर न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ठीक है, अभी जितना पढ़ना है कहीं जहाँ से पढ़ना पढ़ लीजिए। जब हम चीज़ें पढ़ाएंगे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ओके, ताकि आप लोग का जो लास्ट टाइम ही कराएंगे, मतलब पहले थोड़ा बहुत करा ले, उसके बाद साइंस कराएंगे, ताकि जो भी आप लोग इधर उधर पढ़ के रखें, एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाए और चीज़ें पता चल जाए कि बिहार बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, पढ़ते तो पूरा दुनिया वाला लोग है, लेकिन जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकता है तो उसके लिए ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका पढ़ाई वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा लास्ट टाइम में, ठीक। आ जाओ, रिसोर्स प्लानिंग से क्या समझते हैं? सिंपल से बात है भाई साहब कि ऐसा कुछ प्लान होगा रिसोर्स रिलेटेड, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ देखो, बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग इज अ स्ट्रैटेजी, और ये आपका डेफिनेशन नंबर रख लीजिए, ये 5 नंबर के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है, 5 नंबर लेके चल रहे हैं मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्टेप है। रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा स्ट्रैटेजी होता है, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, है ना, बुद्धिमानी से, और कितना यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं जल ही जीवन है, क्यों बोले जल ही जीवन है? पानी की कोई कमी ही नहीं है ना, ऐसा तुमको लगता है, हमारे यहाँ नहीं है बट बहुत जगह है, ठीक है, इसलिए हम लोग प्लानिंग की तरह यूज़ करते हैं ना। जैसे फैमिली प्लानिंग, अभी आए हम दो हमारे दो, ठीक है, बाकी गिन लो, तो बहुत सारे ये चलते हैं ताकि क्या कर सके, प्लानिंग कर सके। फैमिली प्लानिंग आया, इकोनॉमिक प्लानिंग आया, है ना, अपना प्लानिंग कमीशन बना, तो इस तरीके से रिसोर्स का भी प्लानिंग हो, कहाँ क्या चीज़ यूज़ हो, कितना यूज़ हो, है ना, ओके, ताकि ख़त्म ही ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, एक तो बिहार की बात करें तो जब बिहार झारखंड से अलग हुआ कितने सारे रिसोर्स उधर चले गए, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ताकि उसको हम लोग बचा सकें, बैलेंस के तौर पे बैलेंस कर सकें, है ना, बैलेंस, ठीक, ओके। जैसे अभी देखो हम लोग धुआं उड़ाए जा रहे हैं, तो उससे क्या पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, जिससे हम ही लोग को दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। दिल्ली जाके देखो क्या हालत हो रखा था, ठीक है, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत पहले के कंपैरिजन में, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और बिना हार्म के इन्वायरमेंट को लेना, आज हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो लोग क्या बोलते हैं उसको, नियम निकालते हैं, स्पेशली ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कि या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि पेड़ बचाओ, पेड़ कटने ऐसे रोको, और वही लोग एसी में बैठ करके ये नियम निकालते हैं, ठीक है, तो वो लोग खुद ही नहीं देख रहे हैं, ठीक, ओके, उनको भी सोचना चाहिए, ले भी रहे नियम और बैठ भी इसी के अंदर रहे, ठीक है। चल आ जाओ, यहाँ पे आओ, देखो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन उसका क्या बोलना चाहिए, बैलेंस वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आते हैं स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, किस तरीके से आप स्टेप लोगे कि हाँ रिसोर्स प्लानिंग करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, सर्वे करोगे, पता चला वहाँ पानी ही नहीं है, ठीक है, और तुम वहाँ पे सोना का बचाने का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तुम उसको मैप को जानोगे, यहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या अलग है, क्या पाया जा रहा है, उसके बारे में जानोगे। फिर उसको डिज़ाइन करोगे, हाँ इसको इस तरीके से, ये मेथड से हम लोग बचाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मैच करेंगे नेशनल गोल का। नेशनल गोल से मतलब अगर जैसे कोई जगह में बहुत सारा मिनरल्स मिला, ठीक है, तो हम लोग उसको स्टॉक करके रखेंगे, जब जब ज़रूरी होगा, देश को ज़रूरी होगा, तो वहाँ से हम लोग चीज़ों को सेल कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग अपना फुलफिल कर सकते हैं नेशन के लिए भी, ठीक है। तो 3 चीज़ समझ में आ गया, ओके। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरी है हम लोग को बचाने का, क्या ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले वेस्टेज, अगर तुम्हें मालूम रहेगा कि हाँ भाई साहब इतना ही पानी प्रेजेंट है, तुम उसको धीरे धीरे, जैसे टंकी का पानी खत्म हो जाएगा, लाइट नहीं रहेगी, या फिर जब इन्फॉर्म कर दिया जाता है तो घर पे क्या बोलते हैं, तो धीरे बचा के यूज़ करो, पानी वेस्ट मत करो, ठीक है। अब तुम्हारे घर में अगर ऑटोमेटिक वो लग गया होगा, बिजली मीटर लग गया होगा, ठीक है,
तो वहाँ पे घर पे क्या बोला जाता है, तो यूज़ लिमिटेड करो, रूम से निकलो तो क्या करो, फैन ऑफ क्या करो। तो इससे क्या होगा, जो वेस्टेज होगा, ओवर यूज़ होगा, वो कम होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बचेगा, रिसोर्स बचेगा, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, इंश्योर करेंगे हम लोग। ठीक, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ये अच्छा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिहार बोर्ड के लिए लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, तो याद रखना 2 और 5 लिख के चलो। ठीक है, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जो अभी का जो नीड्स है उसको फुलफिल करे, साथ साथ जो आगे आने वाला जनरेशन है उनके भी नीड्स को फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग ख़त्म करके चले जाए, कि हम लोग नहीं बचाना किसी के लिए, है ना। ओके, सपोर्ट करेंगे फ्यूचर जनरेशन को। ठीक है, ओके। तो ये आपके अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर वाले लायक है। डिफाइन प्लानिंग कमीशन, स्टेप किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करते हैं एंड क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आसान से। अब आ जाओ, ये क्या लिख के आए, यहाँ तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये आपके SCERT का लाइन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये करा दिया तो आपको SCERT नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। ठीक, ओके। आर सच स्टेट जिसमें क्या है, मिनरल्स है, रिजर्व मिनरल है किसका, कोल का। बस तुम इतना ही याद रखो। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्या मिलता है भाई साहब, अबंडेंट ऑफ रिजर्व ऑफ मिनरल, कोल। इतना याद आएगा। ठीक है, बिहार किस में रिच है जी, बताओ, लाइमस्टोन एंड पायराइट। बस इतना तुमको बताना चाह रहे थे। ठीक, ओके। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस ज़्यादा है। ठीक है, ओके। ये 2-3 चीज़ें याद रखो। ठीक है, और कुछ, राजस्थान में ऑलरेडी तुम जान रहे हो, सोलर एनर्जी। ठीक है, एंड विंड एनर्जी ऑलरेडी वहाँ पढ़ा है। तो बस इन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा लिख लेना। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कोयला, बिहार क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन पायराइट। और बिहार में अक्सर ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, बिहार में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो लाइमस्टोन एंड पायराइट। क्लियर है, आगे पढ़ोगे पायराइट क्या है, लाइमस्टोन के टाइप वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, क्यों टेंशन कर रहे हो, है ना। बस जुड़े रहो। ठीक है, चैनल मिल गया, समझ जाओ कि बहुत कुछ मिल गया तुम्हें। आ जाओ, अब ये जो टॉपिक है ये भी अगेन वही इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको देगा ज्योग्राफी में, तो इस हिसाब के क्वेश्चन देंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जेन्युइनली बता रहे हैं, क्योंकि अभी के रिसेंटली ट्रेंड में देखो तो यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि लॉजिक वाला क्वेश्चन देगा कि पानी कैसे बचाएं, ज़मीन कैसे बचाएं, सॉइल कैसे बचाएं, इस हिसाब से क्वेश्चन। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, आप रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नीड्स ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, और कुछ है नहीं। तो ये 1-2 टॉपिक मिला करके एक टॉपिक आपको क्वेश्चन दे देगा, वरना एक एक करके दे दो तो अच्छी बात है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, ठीक है, किस तरीके से बचाना है, सिंपल सी ही बात है ना। ओके, यहाँ से देख लेते हैं कि बेसिकली मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली सो दैट वी कैन यूज़ दैम फॉर लॉन्ग टाइम, सो ऑल्सो सेव दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम लोग इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स का वाइज बुद्धिमानी से यूज़ करें लॉन्ग टाइम तक के लिए, ताकि सेव कर सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग का वाटर हो गया, मिनरल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फ्यूल हो गया, बहुत अमाउंट में मिलता है, लेकिन कुछ जगह में कंटिन्यूस केयरलेस के कारण वो चीज़ें ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और क्या काउज कर रहा है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट डैमेज कर रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। इसीलिए हम लोग को ज़रूरी है चीज़ों को बचाने के लिए। अब हर चीज़ के लिए बालवीर नहीं बोलोगे ना, क्योंकि बालवीर तो चला गया है ना, वरना पहले बोलते थे बालवीर बचा लो तो आ जाता था, लेकिन रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें खुद बालवीर बनना पड़ेगा, है ना। ओके, अब बात है क्यों ज़रूरी है, क्यों तुम्हें बालवीर बनना होगा, क्योंकि देखो रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है ना। ओके, कभी भी ख़त्म हो सकता है। जैसे देखो क्राइसिस पेट्रोल में क्या हुआ था, है ना, कि पता चला दाम बढ़ेगा, सब पहुंच गया। वॉर के वक्त क्या हुआ था, अभी जो LPG का क्राइसिस हुआ था कैसे हुआ था, है ना, वरना तो ऐसे ही खूब उड़ाए जा रहे थे, है ना। अब जैसे कैसे लग रहा था कि हाँ इसको कम यूज़ करना है ना, सब चूल्हा में आ गया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले वो वॉर के कारण हो, और भी बहुत सारे रीज़न है, ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को लिमिटेड इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पीपल होगा, डिमांड बढ़ेगा कि हमको घर बनाना है। पहले जहाँ देखते तुम जंगल था, पेड़ था, आज घर बना हुआ है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इसलिए हम लोग को बचाना पड़ेगा। ठीक है, अनइक्वल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कुछ जगह में बहुत यूज़ किया जा रहा है, कुछ जगह में है ही नहीं, क्या ही यूज़ करेगा, है ना। और टू प्रोटेक्ट नेचर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें ताकि हेल्प कर सके। ठीक है, और ये नेसेसरी है हम लोग का लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, और फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए पेड़ पौधे बचाना पड़ेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया ये चीज़ें, ठीक।
अब आते हैं कुछ चीज़ें, कुछ स्टेटमेंट वाइज, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लर दिखेगा, बट मैं तुम्हें जितना बोलूँगा कि इसको लिख लो भाई साहब, तो मतलब लिख लो, है ना। आ जाओ। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो। क्या चीज़ याद रखोगे? आ जाओ। एक स्टेटमेंट क्या है? देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो है आपका महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ नेशन है। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री में तो एक पूरा पोर्शन ही आएगा, एक पेज में हम लिखा दूंगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, गांधी जी के बारे में। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, ठीक है। महात्मा, यार इसमें लिखने में यही दिक्कत होती है, देख लो कभी कभी तो ये पेंटअप काम ही नहीं कर रहा। ठीक, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको बस याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, यानी देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रेड्स, ठीक है। वीडियो स्टॉप किए थे तो कुछ रीज़न के कारण से एक मीम याद आ गया था बेसिकली। ओके, तो देखो महात्मा गांधी जी का कहना ये था कि प्रकृति यानी नेचर सभी लोगों का ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी एक इंसान के लालच को नहीं, ठीक है। ये किसका ये था स्टेटमेंट? था महात्मा गांधी के, ठीक है। ओके, एक पॉइंट ये याद रखिएगा। हाँ जी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने लीड किया था? मेधा पाटेकर। नाम याद रखिए बस, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्टिव में, आई थिंक पॉलिटिकल में, ठीक है। एक पोर्शन आएगा उसमें इंपॉर्टेंट है, तो बस ये पॉइंट याद रखिए। चिपकू आंदोलन किसने लीड किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ किधर है, यहाँ तक है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखो, बस सामने सामने लिख लो। चिपकू मूवमेंट या चिपकू आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ अभियान, मेधा पाटेकर, ठीक है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेसिकली ये स्टेप किसने दिया था? संदीप पांडे ने दिया था। अभी तक नहीं बताया है या नहीं पूछा है, लेकिन तुम्हारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड ये वाला लाइन देख चुका है, ये वाला लाइन से क्वेश्चन पूछ चुका है, ये वाला पूछ चुका है, तो बचेगा ये ना, है ना। ओके, बेसिकली ये रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज कर सके उसके बारे में स्टेप वगैरह बताए थे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिसेंट में क्वेश्चंस आई थिंक आए हैं, ठीक है। किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, अभी वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक में करेंगे, ठीक। आ जाओ, इतना पैराग्राफ है, कितना याद करेंगे? जो जो बता रहे कम से कम उतना ही याद कर लो। तो सबसे पहले याद रखो एक बॉक्स डू यू नो वाला, कि फर्स्ट वर्ल्ड समिट, ध्यान देना यहाँ पे हम वर्ल्ड समिट की एक कॉपी निकाल लो, फटाफट से पर्ची बना लो, कि बस लिखो वर्ल्ड समिट, ठीक है। ओके, ये जो हुआ था किसके लिए हुआ था? एनवायरनमेंट के लिए होता, मतलब हुआ था कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, टेक ऑफ द एनवायरनमेंट। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1972 को। ये डेट जगह इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद से हम लोग हर साल 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे रिसेंट में किए ना हम लोग इन्वायरमेंट डे। आपने इन्वायरमेंट डे में क्या किया? कुछ नहीं, अभी छुट्टी है, घूम रहे हैं, है ना। ओके, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंट डे 5 जून। बिहार में कुछ कुछ ऐसे डे है जो इंपॉर्टेंट है। जल दिवस, बिहार दिवस, बिहार कब आज़ाद हुआ, ठीक है, कब कौन सा ये बना, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, ये सारी चीज़ें डेट इंपॉर्टेंट है ना। तो चीज़ें बताते रहेंगे, बस जुड़े रहो। तो 5 जून रट लो, इन्वायरमेंट डे, ठीक है। कब बनाया गया? बेसिकली 1972 के बाद से हम लोग सेलिब्रेट करने लगे। क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड समिट हुआ था, किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए। कहाँ हुआ था? आपको स्टाम्प, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके बारे में, बहुत सारे सबमिट के बारे में, 3 सबमिट और ये 4 सबमिट, और भी कुछ कुछ है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, एक रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक बुक का नाम याद रखिएगा, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। किसने लिखा था? कब लिखा था? बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। एक बुक का नाम स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, आपका क्या है? सुमाचर ने लिखा था। कब लिखा था? बेसिकली आपका 1974 में लिखा था, ठीक। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस कमीशन के तहत आया था? कल के वीडियोस या फिर हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना बर्डलैंड कमीशन के बारे में। कब? 1978, ठीक। ओके, बस इतना याद रखना। उन्होंने ये बोला कि भाई साहब अभी के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ें बचा के रखो, ठीक है। ओके, यहाँ से एक चीज़ बस याद रखना कि आवर कॉमन फ्यूचर पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये वाला ज़्यादा पूछा नहीं जाता है,
इस रिपोर्ट के बाद बेसिकली ये जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट वगैरह निकला, इसके बाद एक कॉमन फ्यूचर निकाला गया था, इसको रख सकते हो साइड में। लेकिन यहाँ पे एक याद रखना, द फर्स्ट अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, ये अर्थ समिट की बात कर रहा है। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? राओ डी जेनेरियो में, यानी ब्राज़ील में 1972, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। ओके, फिर सेकेंड अर्थ समिट हुआ था न्यूयॉर्क में 1997, ठीक है, 1997। थर्ड अर्थ समिट कब हुआ था? जोहानबर्ग में 2002 में, ठीक है। ये जो एक बार फिर से बता रहे हैं, वर्ल्ड समिट 5 जून 1972, जगह का नाम लिख लो, एक पेज, एक कॉलम में। अर्थ समिट, अर्थ फर्स्ट कहाँ पे? ब्राज़ील में। कभी कभी ये राओ डी जेनेरियो दे देगा, कभी ब्राज़ील दे देगा, डेट 1972। सेकेंड अर्थ समिट न्यूयॉर्क में 1997, ठीक है। थर्ड कब हुआ था? जोहानबर्ग में 2002 में। ये क्वेश्चन जो है हर एक बार में आपको कोई ना कोई एक पूछेगा, या तो ये पूछेगा, ये बस, ठीक है। समझ में आया? तो जो जो यहाँ पे हाईलाइट किया बस उतना ही दिमाग में रखना, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। आ जाओ, एक टर्म है रॉबर्ट्स इकोनॉमी। इसका मतलब, रॉबर्ट्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मीन्स सेल्फिश एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने लिए, है ना। ओके, इसलिए सेल्फिश एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नोन एज, किसको बोलते हैं? रॉबर्ट्स इकोनॉमी। ये डेफिनेशन एक बार आ चुका है शॉर्ट में, अभी एक बार ये आ चुका है, देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 नंबर या फिर 5 नंबर लॉन्ग आंसर के लिए। समझ में आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स के इस तरीके से इस्तेमाल करोगे ताकि अभी का नीड्स, प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स, और साथ साथ विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। ये बैलेंस करता है किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को, एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है। ओके, क्या फीचर्स हैं? क्या फीचर है? सबसे पहले प्रॉपर बैलेंस रहेगा नेचुरल रिसोर्सेज का, प्रोटेक्शन करेंगे किसका? एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को, फुलफिल करेंगे प्रेजेंट नीड बिना हार्म किए हुए फ्यूचर जनरेशन को, है ना। रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, एनवायरमेंट डैमेज, प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अलॉन्ग विद सोशल वेलफेयर। क्या नीड्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगेन बता रहे हैं कि अगर 5 नंबर में दे तो इस हिसाब से कि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमिंग होंगे। 2, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, समझ में आ गया। रिड्यूस एनवायरमेंट, वो जो पॉल्यूशन वगैरह उसको कम करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और डेवलप, नेचर के बीच में बैलेंस करने के लिए, डेवलपमेंट तो कर रहे हो लेकिन नेचर को बर्बाद कर रहे हो, है ना, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, ETC, ठीक, ओके, ये सारी चीज़ें होंगे, है ना। फर्स्ट अर्थ समिट के बारे में पढ़े, है ना, अभी हम लोग पढ़े, कहाँ हुआ था? राओ डी जेनेरियो, जोहानबर्ग, ठीक है। इसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 178। अगर थोड़ा डेप्थ में पूछेगा तो इतना पूछेगा, ठीक है। बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी वगैरह के लिए लाया गया था, ठीक है। मेन ये हुआ था एग्रीमेंट, इस इश्यू पे बना था, ठीक, ओके। चलो, कितने रिप्रेजेंटेटिव ध्यान में रखना, कहाँ हुआ था, बस। कभी कभी महीना भी पूछ ले, सब चीज़ दुनिया में जून में ही हुआ है क्योंकि जून में हम हुए, है ना। ओके, आगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी UNCED हो सकता है, तुमको ये फुल फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म ही दे दे कि भाई साहब इसका फुल फॉर्म बताओ, तुम क्या करोगे, है ना, अपने मन से बनाओगे? नहीं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यस, एक 800 पेजेस का, 800 पेज का डिक्लेयर बनाया, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज से बेसिकली ये अप्रूव किया गया, ठीक है। फिर राओ डी जेनेरियो में सबमिट किया गया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 एक्सेप्ट किया गया, ताकि हम लोग क्या कर सके, चीज़ों को संभाल सके, है ना। ओके, इससे याद रखना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट फंड बेसिकली स्टेबलाइज किया गया ताकि एनवायरनमेंट को बचा सके, ठीक है। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? इतना याद पूछेगा, इतना पूछेगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बस, ठीक, ओके। अब आ जाओ सेकेंड अर्थ समिट, अभी जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कब? 23 से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क, ठीक है, ओके। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? याद रखना, +5 समिट के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रख लो कि सेकेंड अर्थ समिट ऑल्सो नोन एज +5 समिट। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट समिट के 5 साल के बाद हुआ था, इसलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? +5 समिट, ठीक, ओके, ओके। क्योटो समिट कब हुआ था? ये बेसिकली जापान में हुआ था, दिसंबर में, इतना याद रखिएगा, 1997 को हुआ था, यही डेट, ठीक है। किससे रिलेटेड था? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। जो हाईलाइट करे उसको ध्यान दो।
इसमें कितने पार्टिसिपेट किए, 192 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया। किसके लिए, बेसिकली जो गैसेस 6 गैसेस है, ठीक है, इसको कम करने के लिए, है ना, रिड्यूस करने के लिए, जैसे CO2, मीथेन एंड तो CFC, ये सारे जो भी है गैसेस है जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग काउज करते हैं। सबसे ज़्यादा कौन, CO2 है ना, ये सारी चीज़ें, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए ये चीज़ें लाया गया था, ठीक है, ओके। और इसको ना अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे इसको हम लोग इस समिट को वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट के नाम से जानते हैं, या फिर ग्रीन हाउस समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसका नाम मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट हुआ था, जो बेसिकली 1978 को हुआ था। इसको हम लोग किस किस के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट के नाम से या फिर ग्रीन हाउस समिट के नाम से, ठीक है, ओके। थर्ड अर्थ समिट अगस्त में हुआ था। कब हुआ था, 26 अगस्त से 4 सितंबर जोहान्सबर्ग में हुआ था। बहुत बार पूछा है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट हुआ था, लगभग 150 आर्टिकल रिलेटेड एनवायरनमेंट वगैरह बनाए गए थे, ठीक है। अलग अलग 2000 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए, अलग अलग कंट्रीज से पार्टिसिपेट किए, लेकिन बस तुम इतना ही याद रखो, ज़्यादा काम दे देगा तुम्हारे में, ठीक है, ओके। बाकी जो जो लाल लाल किए तो उसको तुम याद कर लेना। ये तुम्हारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, मतलब पार्ट 1 जिसको बोल सकते हैं, वो खत्म हुआ, है ना, ओके। पार्ट 1 शूट करते करते 6:30 बज गया। हमें वीडियो 7 बजे अपलोड करना है, बट ठीक है, ज़्यादा पेजेस और इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कोशिश करते हैं ख़त्म ही करते हैं, है ना, ओके। चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्स को लेकर के। किसको, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सिंपल सा है, जो भी चीज़ है, थिंग्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ओके। इस बात को याद रखिएगा। जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम लोग कहाँ रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, सिंपल सी बात है। तो जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होते हैं, यहीं पे होता है ना। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीज़ें तो यही होता है ना, ओके। चलो उसके बाद जो लैंड रिसोर्सेज है उसके बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स हैं, जैसे कहीं पे माउंटेन मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा, प्लेन मिलेगा, है ना, लो डाउन, वैली, सारी चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन उसमें से 43% आपका टोटल लैंड एरिया में प्लेन एरिया है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल के लिए यूजफुल है। 30% आपको माउंटेन मिलेगा एंड 27% आपका क्या मिलेगा, प्लेट्यू रीजन मिलेगा। तो क्या शो करना चाह रहे हैं, शो कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ जी। आपसे पूछ देगा कि बेसिकली ये जो 27% है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि जो टोटल प्लेन एरिया में कितने यूजफुल एरिया है, या फिर प्लेन एरिया आप कितने परसेंट है, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 43% आपका प्लेन एरिया एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, 30% आपका बेसिकली माउंटेनियस रीजन है, एंड आपका 27% प्लेट्यू रीजन है। तो परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि जो लैंड फॉर्म है उसमें से प्लेन एरिया कितने परसेंट है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 43%, ये 30%, 27%, टोटल मिला करके 100%, ठीक है, ओके। समझ में आया, बस ये चीज़ डाटा याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं सॉइल। सॉइल क्या होता है, डेफिनेशन शॉर्ट में, द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, के अंदर आता है, ठीक है। सॉइल बनना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है, ओके। मिलियंस ऑफ ईयर लगता है फ्यू सेंटीमीटर सॉइल बनने में, ठीक है, ओके। ये कैसे बनता है, सॉइल इज फाउंड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। रॉक जब टूटता है, किसके सारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, ठीक है। इसीलिए ज्योग्राफर्स ने, यानी जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफर्स जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग उसको स्लो प्रोसेस कहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। पहले पहाड़ है, धूप गिरेगा बहुत सारे, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत कैंप ये दरारें आएंगी, फिर बारिश होगा, फिर धीरे धीरे बायोलॉजिकल चेंजेस होंगे, तो ये सारे मदद से फिर सॉइल बनता है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन की बात करें, सॉइल फॉर्मेशन का डेफिनेशन दे देगा तो सॉइल फॉर्म बाय फ्रॉम रॉक, रॉक से फॉर्म होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। नेचुरल प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग, मतलब जिस प्रोसेस से बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदरिंग, ठीक है, ओके। चलो वेदरिंग मतलब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस बाय नेचुरल फोर्स, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, हीट हो गया एंड कोल्ड हो गया। समझ में आ गया वेदरिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस, उसको बोलेंगे वेदरिंग। किस तरीके से, स्टेप की बात करें, सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं, सनलाइट, रेन, विंड की वजह से, फिर वो पार्टिकल और ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिल जाते हैं, जैसे डेड प्लांट, एनिमल, फिर स्लोली स्लोली मिक्सचर हो के क्या बन जाते हैं, वो सॉइल बन जाते हैं।
कितने फैक्टर होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। लॉन्ग आंसर में सॉइल फॉर्मेशन सिंपल से पूछेगा, डिफाइन सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन एंड फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन ये है, ग्रेजुएशन तक में ये पढ़ेगा। तुम अगर तुमको आगे तक आर्ट्स लेना है, यूपीएससी बीपीएससी आगे तक कुछ भी करना है साइंस लेने के बाद भी तुम्हें ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले मेन 5 फैक्टर है, ऑब्जेक्ट में पूछ दे तो ठीक है, मेनली 5 फैक्टर, ठीक है। आपके बुक में 5 है तो 5 लेके चलो। पेरेंट रॉक, सबसे पहले ओरिजिनल रॉक जिससे बनेगा, ठीक है, जिससे सॉइल बनने वाला है। और पेरेंट रॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बाप जैसा बेटा वैसा, तो वैसे ही याद रखो कि उसका टेक्सचर डिसाइड करेगा कि वो कैसा होगा, है ना, उसमें क्या पाए जाएंगे। जैसे रेड सॉइल तो रेड ही होगा ना, है ना, पेरेंट्स ने डिसाइड करेंगे वो चीज़ें। क्लाइमेट मैंने रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, ये सारी चीज़ें जो इफेक्ट कर सकता है, किसको इफेक्ट करता है? ये रॉक को धीरे धीरे, है ना। ओके चलो, ज़्यादा रेन ज़्यादा सॉइल फॉर्मेशन, है ना, देखिए मिट्टी बहा के लेकर चल जाता है। रिलीफ बोले तो शेप एंड हाइट ऑफ लैंड, हिली है, प्लेन है, कैसा है, स्टीप है या कम जेंटल स्लोप है, ये सारी चीज़ें, है ना। ओके, ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म हो गया, इंसेक्ट हो गया, बैक्टीरिया मिक्सिंग करने के लिए हेल्प करता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल, ठीक है। ये सॉइल को क्या बना जाता है? फर्टाइल बनाता है। फिर टाइम बनने का जो प्रोसेस है, तो सिंपल से सबसे पहले स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का समझ जाओ कि यहाँ गिरा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ, फिर धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर उससे मिला, फिर धीरे धीरे वो मिक्सचर हो गया सॉइल में। तो ये प्रोसेस बता दिया, फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। ओके, फैक्टर बताया, सबसे पेरेंट रॉक, फिर क्लाइमेट, फिर रिलीफ, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर टाइम, ये 5 फैक्टर है। आप इसको बस याद कर लीजिएगा कि हाँ कितने फैक्टर है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज। ये सॉइल का डेफिनेशन आपसे हो सकता है 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ ले, सॉइल फॉर्मेशन 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। फैक्टर 2 नंबर या 5 नंबर, सीधा सीधी अभी तुम लिख के चलो, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। अब ये क्या है? ये आपका सॉइल का टाइप ऑफ सॉइल, ये भी आपका 1-2 क्वेश्चन अगर 2 नंबर में देना हो तो कोई 1 या 2 सॉइल दे देगा, बोलेगा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दो, ठीक है। अभी तक लॉन्ग आंसर में पूछा नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ अभी क्लियर कर दें कि बिहार बोर्ड में जैसे सीबीएसई में ऐसा होता है मैप वर्क, बिहार बोर्ड में ऐसे कुछ होता नहीं है, मैप वगैरह बनाने नहीं देता है, ठीक है। ओके, तो टेंशन मत लो, मैप वर्क नहीं होता है बिहार बोर्ड में, ये चीज़ क्लियर रखो, ठीक। ओके, अगर बना दोगे कोई क्वेश्चन, हालांकि इस टाइप से क्वेश्चन आता ही नहीं है ना, कि मैप बनाओ या कुछ बनाओ, ठीक है, तो नहीं आता तो टेंशन मत लो, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। वहाँ तक हम लोग सॉइल क्या है, नहीं है, कैसे बना, वो सारी चीज़ें पढ़ लिए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं, अगर बाद में इसको हम लोग ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 टाइप ऑफ सॉइल है इन इंडिया, इंपॉर्टेंट पहला, कितने? 6 टाइप ऑफ सॉइल, ठीक। ओके, मेनली, ठीक है। अलग अलग चीज़ डिटरमाइन, अलग अलग फैक्टर होते हैं उसके फॉर्मेशन का प्रोसेस, टेक्सचर, ठीक है, उनका एज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले एलुवियल, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सॉइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल होता है और पूरा इंडिया में लगभग इस हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आपका नदर्न प्लेन है, यहाँ पे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्या? ये एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के भी टाइप अलग अलग, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक। ओके, ये बेसिकली नदर्न इंडिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। ये डिपॉजिट ऑफ एलुवियम सॉइल, ठीक है, जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, हिमालय, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, जो ऊपर वाले रिवर है, ठीक है, यहाँ से इंडस आता है, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स आते हैं, वहाँ से जो ये बह के आता है, ठीक है, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, तो वो क्या लाते हैं, इसमें क्या पाया, डिपॉजिट करता है एलुवियम, ठीक है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। इसमें 6.4 करोड़ हेक्टर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये स्लिट टाइप का होता है, क्ले टाइप का होता है, डल कलर होता है, तो डल से रेडिश, ठीक है। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा बात करें क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस नहीं, एक वर्ड और एक था, फर्टाइल, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 टाइप है, ठीक। ओके, यहाँ पे देखो एज के बेसिस पे, एलुवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एज, एक होता है न्यू एलुवियल, एक होता है ओल्ड एलुवियल। जो हमारा देखो ओल्ड एंड न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल कंटेन मोर पीपल, मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ वगैरह है ओल्ड एलुवियल में ज़्यादा पाए जाएंगे, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंजर। याद रखना कि ओल्ड एलुवियल नोन एज बंजर, न्यू एलुवियल नोन एज खादर। यहाँ देखो न्यू एलुवियल हैज़ फाइन पार्टिकल खादर, और मिक्सचर बेसिकली होता है, और ये फर्टाइल होता है, ये थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है, नॉट वेरी फर्टाइल। छोटे छोटे पॉइंट से एक बार लाइन क्लियर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार बता रहे, तुमसे डिफरेंस बोल देगा
खादर एंड आपका बंजर का। तो बंजर तो मैं समझ में आ गया, नाम से, हाँ बंजर है, बंजर है, हाँ। तो इस तरीके से उसमें क्या होगा, पत्थर, छोटे छोटे पीपल्स होंगे, ग्रेवल्स होंगे, टुकड़े होंगे, कंकड़ वगैरह होंगे, वो फाइन नहीं रहेगा। बट जो अपना खादर है ये फाइन रहेगा, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड्स रहेंगे, ये क्वालिटी फर्टाइल होंगे, ठीक है, ये सॉइल, ठीक। और उसके बाद ये बात करें, ये आपका न्यू टाइप ऑफ एलुवियल है, बट जो अपना बंजर है ये ओल्ड टाइप ऑफ एलुवियल है, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया यानी बिहार वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये दियारा भूमि जिसको बोलते हैं ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या एलिमेंट मिलते हैं, एलुवियल सॉइल रिच इन पोटास, फॉस्फोरस, लाइम वगैरह ज़्यादा चीज़ पाया जाता है, बहुत सारी। ये हाई फर्टिलिटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंटेंसिव होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक, ओके। इसमें जो थोड़ा बहुत पॉइंट याद रख लेना, कलर, ठीक है, खादर एंड बंजर याद रख लेना, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, किस में रिच होता है, ठीक है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स विद आपके थोड़ा बहुत क्रॉप्स, कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता है, जैसे शुगर केन, वेट, राइस, तो थोड़ा बहुत आपको कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो याद कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। ब्लैक सॉइल जिसको हम लोग क्या था, किसके कारण से ब्लैक होता है, एब्सेंस ऑफ एल्यूमिनियम, याद है, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन कंपाउंड, इस बात को याद रख लेना। कॉटन के लिए सूटेबल होता है, इस पॉइंट को याद रख लेना ब्लैक सॉइल के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या था, ब्लैक कॉटन सॉइल। अच्छा, इसको हम लोग रिगर सॉइल के नाम से जानते हैं, अगर कहीं मैंने लिखा हूँ, शायद कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, लिखना तो चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट लाइन कैसे छूट सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन देख लेते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम वगैरह होता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसको याद रखिएगा। और कुछ और क्या लिखना था, रिगर सॉइल है ना, ठीक है, बस इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रेड या एंड येलो सॉइल। कभी कभी नाम लिखने देते तो लिख दीजिएगा। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन, इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। फिर इसमें जो पानी मिल जाता है, हाइड्रेट हो जाता है, इसलिए ये येलो कलर का हो जाता है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कमी होता है, ठीक है, लेस फर्टाइल होता है, एलुवियल सॉइल या ब्लैक सॉइल से कम होता है। कौन सा इसमें पाया जाता है, कौन सा कल्टीवेशन किया जाता है, राइस, ज्वार, बाजरा, बस इतना चीज़ें याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तंबाकू वगैरह प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेटराइट सॉइल बेसिकली जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। जो हाईलाइट करे बस दिमाग में उतना ही रखो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग छोटा सा है, लोड मत लो, ठीक है। लेटराइट सॉइल जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, जहाँ रेनफॉल रहेगा वहाँ पाया जाएगा। इसमें जो तुम्हारा है, इस सॉइल में ह्यूमस जो होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। सीधा सीधी याद रखो, पूछ देगा बिहार बोर्ड में कि इनमें से कौन सा सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, तो याद रखना लेटराइट सॉइल में। ये जो सॉलिड होता है थोड़ा सा, और ये रेडिश कलर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इतना पॉइंट, छोटे छोटे तारीफ याद रखिएगा। कहाँ पाया जाएगा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। बेसिकली यहाँ कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, काजू किशमिश वगैरह, ठीक है, ओके। आगे डिजर्ट सॉइल, ये रेड और ब्राउन, लाइट ब्राउन टाइप का हो जाता है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, कमी होता है क्या, वेजिटेशन, फर्टिलाइजर वगैरह का, है ना, लेकिन कॉटन, राइस वगैरह यहाँ पे उगा सकते हैं, ठीक, ओके। देन माउंटेनियस सॉइल, माउंटेन एरिया में पाया जाता है, ठीक है, यहाँ ह्यूमस फ्री, ठीक है, यहाँ पे अक्सर फ्रूट वगैरह स्लोप वगैरह में उगाए जाते हैं, राइस, पोटैटो और मोस्टली पाया जाता है। लेकिन तुम्हें 3-4 ही याद रखिएगा ज़्यादा, आप एलुवियल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल को थोड़ा सा दिमाग में ज़्यादा रखिएगा। लेटराइट सॉइल बता रहे तुमको, एलुवियल सॉइल दिमाग में बैठा लीजिए, एंड आपका ब्लैक सॉइल, ठीक, ओके। इनके बारे में हमको डेफिनेशन के तौर पे लिखने दिया जा सकता है। क्या याद रखना, क्या चीज़ें इसमें पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत क्रॉप्स वगैरह, क्या खासियत है, क्यों, किस कलर का है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग आपके आगे कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल इरोजन सिंपल सा रिमूव ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल फोर्स, जैसे विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपल सा जो लेयर है अर्थ का वो रिमूव हो जाता है, या तो अलग अलग नेचुरल वाटर के थ्रू, या नेचुरल वाटर फोर्स के थ्रू, ठीक है, या फिर विंड के थ्रू, या ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, और तुम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, द मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स प्लेस थ्रू वेरियस एक्टिविटी कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन काउज बाय मूविंग कोल्ड वाटर, ठीक है, या फिर वाटर, विंड, ग्लेशियर, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जिसके कारण से बेसिकली ये चीज़ें हो सकता है ना, या फिर हैवी रेनफॉल के कारण, ठीक। तो ये बेसिकली सॉइल इरोजन का 2 नंबर का प्यारा सा डेफिनेशन है। किस तरीके से तुम बचाओगे, ये अगर दोनों मिला के पूछ लिया तो 5 नंबर, वरना ये भी आपका 2 नंबर का। डिफॉरेस्टेशन, सॉरी, फिलहाल तो कारण है ना, क्या कारण है, तो सबसे पहले तुम पेड़ काट रहे हो, है ना, ओके,
पेड़ ज़मीन को पकड़ के रखता है तो रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। ओवर गेजिंग, ठीक है, एनिमल को चराए जा रहे हो, है ना, तो वो चीज़ें फिर देखते हो तो धीरे धीरे वो क्या ज़मीन आने लगता है, मिट्टी आने लगता है, ठीक है। ओके ओके। हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा पानी के आने के कारण से लेके चले जाता है। जब बहुत तूफान आता है, स्ट्रॉन्ग विंड आता है, ठीक है, तो बहुत सारे ज़मीन को लेके चले जाता है, ठीक है। ओके। फिर पुअर फार्मिंग मेथड्स, ठीक है, ओके, रॉन्ग डायरेक्शन में कुल्हाड़ी चला रहा है, कुल्हाड़ी चलाते हैं नहीं, कुदाल जो होता है, ठीक है, प्लगिंग के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में हवा उधर ही लेके जा रहा है, ठीक है। एक टाइप का ये आपका क्या हो गया, कारण हो गया सॉइल इरोजन का। किस तरीके से बचाओगे, जस्ट अपोजिट, है ना, बहुत सारे पेड़ लगाओगे, है ना, डैम वगैरह क्रिएट करोगे ताकि पानी बह न जाए, बाउंड्री वगैरह बनाओगे, ठीक है। ओके। अब आते हैं लैंड डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली द प्रोसेस इन विच लैंड बिकम अनफिट, लैंड क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है कल्टिवेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। किसके कारण से होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण से, ओवर गेजिंग के कारण से, माइनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर लेते हो, इस कारण से ये सारी चीज़ें होते हैं। तो ये डेफिनेशन आप 2 नंबर के लिए याद रख सकते हो। लेकिन ये क्या है, इतने बड़ी चीज़ें क्या हैं, तो तुम थोड़ा बहुत याद रखो कि उड़ीसा जो है ये लैंड डिग्रेडेशन का शिकार में सफ़र कर रहा है, ठीक है। ओके, सफ़र कर रहा है अलग अलग रीज़न के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। अच्छा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है एक्सेसिव एनिमल गेजिंग के लिए, ठीक है, मतलब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा जानवर यहाँ पे चराया जाता है, इसी कारण से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये चीज़ें याद रखो, क्यों तुमको हाईलाइट की, पूछ देगा कि लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, ओके, राजस्थान, गुजरात, या एक्सेसिव एनिमल गेजिंग कहाँ हो रहा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जगह का नाम याद रखना। यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब जो बेसिकली अनफिट हो रहा है कल्टीवेशन, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनिमल गेजिंग होता है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा पानी पटाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए वाटर लॉग हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, अल्कलिनिटी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जा रहा है। तो क्या रीज़न है एक्सेसिव इरिगेशन के, ऐसा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा कि एक्सेसिव इरिगेशन के कारण इनमें से कौन सा स्टेट दे देगा में आपका क्या आ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पॉसिबिलिटीज़ भी बता रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, आ जाओ। और कहाँ पे क्या चीज़ें, बहुत सारे लैंड डिग्रेडेशन एक क्या सीरियस प्रॉब्लम है इन मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन के तहत, इसलिए हम लोग उसको क्या चाहिए, इसको बचाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कंटिन्यूस कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक ही चीज़ ना लगाएं, अलग अलग चीज़ लगाएं, है ना, इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा लैंड डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। सबसे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दाल वगैरह उगा रहा हूँ, क्योंकि इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाता है, गेन हो जाता है, पल्सेस वगैरह, है ना। ओके, सॉइल कंजर्वेशन से क्या समझते हो, सॉइल कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम द इरोजन एंड मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके, ये बेसिकली हेल्प करता है लैंड डिग्रेडेशन से, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या इंपॉर्टेंस है भाई साहब, इंपॉर्टेंस ले कि मेंटेन कर सकता है सॉइल फर्टिलिटी, बचाना क्यों इंपॉर्टेंट है ना, फर्टिलिटी बचाना है किसका, सॉइल का, फ्लड वगैरह से बचाना है, लैंडस्लाइड से बचाना है, बेटर क्रॉप प्रोडक्शन करना है ना, एनवायरनमेंट को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या क्या मेथड है, किस तरीके से बचाओगे सॉइल को, है ना, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, है ना, ट्रीज़ को बचाएंगे, है ना, वाटर इरोजन से थोड़ा सा बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे, स्टेप हिल प्रोसेस, है ना, इससे सॉरी मेक स्टेप ऑन हिल स्लोप, जहाँ पे हिली एरिया वहाँ पे इस हिसाब से स्टेप फार्मिंग करेंगे, ताकि पानी ऐसा ना हो कि एकदम से बाहर के लेके जाए, ऐसे ऐसे आराम आराम से, तब तक इसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, तो ताकि सॉइल इरोजन थोड़ा सा कम हो, है ना। ओके, चलो, ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें लिखा गया, ठीक है। चेंजिंग टाइप ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लगाएंगे, ठीक है, चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ओके, एक चीज़ याद रखना यहाँ से कि यहाँ पे स्ट्रीम वगैरह के क्रॉस में तुम बैरियर्स वगैरह बना लेना जहाँ पे बहाव चलता है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेथड्स हैं। यहाँ पे एक केमिकल है जिसका नाम है एड्रीन, याद रखना, इसका काम होता है स्टॉप फ्रॉग ब्रीडिंग। आपसे पूछते हैं केमिकल का नाम बताओ जो बेसिकली फ्रॉग ब्रीडिंग को स्टॉप करता है, तो याद रख लेना ये एड्रीन, याद रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे इन विच इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, जो डैमेज करता है क्रॉप्स को, ठीक है, विच द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर,
ठीक है। केमिकल की जगह तुम केमिकल फर्टिलाइजर की जगह तुम ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह दो तो ठीक हो जाएगा। बस ये पॉइंट तुम थोड़ा सा ध्यान में ज़्यादा रखना, मैं वही बताना चाह रहा था। ठीक है, ओके। किस तरीके से बचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो तो ह्यूमस ऑब्टेन बना रहे, है ना। लास्ट चीज़ है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन का 2 नंबर के लिए, है ना। क्रॉप रोटेशन करोगे तो सॉइल इरोजन मेंटेन रहेगा, प्रिवेंट होगा, ठीक है। सॉइल इरोजन नहीं होगा, मेंटेन कर सकता है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल डिग्रेडेशन को रोक सकता है, कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीजेज, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस केमिकल यूजेस। तो ये सारी चीज़ें, बस ये चीज़ें इन चैप्टर में था। बहुत बड़ा चैप्टर हो गया अब तक का, क्योंकि ये चैप्टर जितना बड़ा क्या ही कर सकते हैं। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे के पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको साथ साथ देखते चलो, लिखते चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट, ठीक है। नहीं लिखना है, सब कुछ चाहिए लिखा हुआ, तो इस नंबर पर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रिकॉर्ड करते करते अभी हम लोग को 6:45 हो गया, अभी 15 मिनट में सारी चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। तो देखते हैं पॉसिबल हो तो कर पाएंगे, वरना थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, चीज़ों को लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैग्नेटिक इंग्लिश मीडियम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।